नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज 10 मार्च है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध हमारे रोज के करंट अफेयर्स से होता है। और न केवल हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उन करंट अफेयर्स टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे, बल्कि उनसे रिलेटेड जो बेसिक जीके स्टैटिक्स है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में उठते हैं वो करंट अफेयर्स से डायरेक्ट ना उठकर सीधे हमारे बेसिक्स से उठते हैं, और इससे जो प्रश्न बनते हैं उसमें हमें लगता है कि ये बेसिक से उठा हुआ है, लेकिन उसका कोई ना कोई इशू या मुद्दा जो है वो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है, जिसका बेसिक बनाकर एग्जामिनर्स उस क्वेश्चंस को हमारे एग्जाम में रख देते हैं। तो इसी के बिहाफ पर हमने इस सीरीज़ को तैयार किया है और आप लोगों तक हम इसी चीज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर जीके में कर सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल के लिए, क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें, और उसके साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न से, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न था कि खबरों में रहा ऑलिव रिडले बड़ी संख्या में गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य में मृत पाए गए। यह अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। तो ओडिशा राज्य में स्थित है। बहुत से लोगों ने अच्छा आंसर दिया है इसका, और जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही और सटीक भी है। तो इसी के साथ ही देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स में हमारे लिए क्या एक प्रमुख और विषय हैं जिन पर हमें अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कि जैसे कि कुछ विषय हैं, पहला गंगावारम जो बंदरगाह है वो महत्वपूर्ण है, जो कि आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही सिंगोरगढ़ का किला क्या है, मिशन शक्ति, और इसके साथ ही देखेंगे अक्षय पात्र क्या है, और जानेंगे कि आंतरिक जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, और देखेंगे कि अभी क्या इसमें नई चीज़ सामने आई है। तो इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंगोरगढ़ किला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंध रखता है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास अभी किया है, और यहाँ पर अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। इसके साथ ही दमोह में राज्य स्तरीय जनजातीय विभाग की एक पुस्तिका भी जारी की गई है, और राष्ट्रपति ने आदिवासी छात्रों को 2 पुरस्कार दिए हैं, शंकर शाह पुरस्कार और रानी दुर्गावती पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं राष्ट्रपति ने आदिवासी छात्रों को। तो इसी के साथ देखें तो सिंगोरगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है, और ये भारत में, मध्य भारत में गोंड शासकों का निवास स्थान था। यानी कि जो गोंड जनजाति है, आदिवासी जनजाति है, उनके जो शासक हुआ करते थे उनका ये निवास स्थान था, और ये 16वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह द्वारा इसको जीता गया था, इस किले को जीता गया था। तो जो गोंड शासक हैं वो मध्य प्रदेश में संग्राम शाह शासक जो थे, संग्राम शाह नाम के जो शासक थे, गोंड शासक, उन्होंने इस किले को जीता था, और इस पर रानी दुर्गावती के शासनकाल में गढ़ साम्राज्य वंश में जो है इस पर अंतिम युद्ध लड़ा गया था। तो रानी दुर्गावती फेमस हैं काफ़ी, और इनसे रिलेटेड जो है कई बार प्रश्न बनते हैं। तो रानी दुर्गावती जो हैं वो मध्य प्रदेश में सिंगोरगढ़ किले पर निवास करती थी, और गढ़ साम्राज्य वंश की अंतिम युद्ध लड़ने वाली रानी रही थी। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि खबरों में रहा गंगावरम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है कौन सा बंदरगाह? हमारा गंगावरम बंदरगाह। और इस खबरों में क्यों रहा कि अभी हाल ही में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने गंगावरम पोर्ट की हिस्सेदारी को खरीदने की घोषणा की है, हिस्सेदारी लेने की घोषणा की है। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अनुसार गंगावरम पोर्ट्स लिमिटेड के अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है, सामान को एक जगह से लेकर आना, लेकर जाना, उसको और ज़्यादा बेहतर बनाना है, जिससे पूरे देश में ग्राहकों की जो सेवा करने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो ये अभी आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम बंदरगाह का अधिग्रहण भी किया था अभी हाल ही में। किसने? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने आंध्र प्रदेश के दक्षिण में स्थित कृष्णापट्टनम बंदरगाह का भी अधिग्रहण
किया था अभी अडानी ग्रुप ने। तो अगर भारत में देखें बंदरगाह, तो बंदरगाह जो है भारत में 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं, एक प्रमुख बंदरगाह और एक गैर प्रमुख बंदरगाह। तो अभी वर्तमान में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से 11 सरकारी हैं और एक प्राइवेट है। इसके अलावा भारत में 200 गैर प्रमुख बंदरगाह हैं, जो यानी कि मेजर बंदरगाह नहीं है। तो 12 बंदरगाहों में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसे पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, जो कि गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह, ये भी मुंबई में है। मार्मुगांव बंदरगाह, ये आपका गोवा में है। और इसके साथ ही न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक, कोचीन, चेन्नई, कोचीन बंदरगाह जो है वो केरल में है, चेन्नई। और एन्नोर, जो कि पहले एन्नोर के नाम से जाना जाता था, कामरा राजार, ये बंदरगाह आपके तमिलनाडु में है। और इसके साथ ही वीओ चिदम्बरनार, ये भी तमिलनाडु। इसके अलावा विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप जो है ओडिशा में। और कोलकाता जो कि कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। तो 12 ये बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह हैं भारत में। इसके अलावा इन बंदरगाहों को पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है भारत में सबसे गहरा और चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाह जो हैं वो कहाँ है, मुंबई में स्थित है। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो है वो चेन्नई है। तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे गहरा और चौड़ा बंदरगाह, सबसे गहरा और चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, विशाखापट्टनम है। और प्राकृतिक सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत में। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि अक्षय पात्र शीर्षक से अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। शीर्षक से अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी, प्रहलाद सिंह पटेल, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्री हैं कौन, प्रहलाद सिंह पटेल। उन्होंने अक्षय पात्र नामक एक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और इस प्रदर्शनी में 12 देशों के 250 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। और इसका आयोजन 8 मार्च से 20 मार्च के मध्य किया जा रहा है। इसने भारत और दुनिया की महिला कलाकारों को अपना काम दिखाने का मौका दिया, इस आयोजन ने, अक्षय पात्र आयोजन ने। और इसका आयोजन ललित कला एकेडमी द्वारा नई दिल्ली के रविंद्र भवन में किया गया। किसके द्वारा किया गया, ललित कला एकेडमी द्वारा किया गया। तो ललित कला एकेडमी की स्थापना जो की गई थी वो 1954 में की गई थी, 1954 में की गई थी। और ये ललित कलाओं के लिए एक राष्ट्रीय एकेडमी है। और ये भारतीय कला को बढ़ावा देने और प्रचारित करने के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा ये संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन, ललित कला एकेडमी। स्थापना कब हुई, 1954 में इसकी स्थापना की गई। ललित कलाएं यानी कि नृत्य इत्यादि के लिए जो हैं, ये एक राष्ट्रीय एकेडमी है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने कथित तौर पर पृथ्वी के किस भाग की संरचना में परिवर्तन दर्ज किया है। तो ऑप्शन है आंतरिक कोर, बाह्य कोर, भूपर्पटी, मेंटल। तो इसका आंसर होगा आंतरिक कोर। अभी वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक भाग में, जो कि आंतरिक कोर है, उसमें परिवर्तन दर्ज किया है। तो वैज्ञानिकों ने अभी पृथ्वी के कोर के अंदर छिपी हुई संरचना के कुछ संकेतकों का पता लगाया है। और इस संकेतक में पृथ्वी के केंद्र के बारे में मौजूद जो लंबे समय से चली आ रही मान्यता है उसको बदलने की संभावना है। यानी कि इस परत को 5वीं परत के रूप में कहा जा रहा है। 4 परतें देखी जाती हैं मुख्यतः पृथ्वी की परतों में, जिसमें हम देख सकते हैं कि भूपर्पटी, मेंटल, बाह्य कोर और आंतरिक कोर होते हैं। तो इसी तरीके से 5वीं परत के रूप में जो आंतरिक कोर है उसमें एक और परत के होने की संभावना है। तो लंबे समय से चली आ रही मान्यता के अनुसार पृथ्वी में कितनी परतें मौजूद हैं, 4 परतें मौजूद हैं, जिसमें भूपर्पटी, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर है। तो वैज्ञानिकों ने आंतरिक कोर के भीतर लोहे की जो संरचना है, यानी कि जो हमारा आंतरिक कोर है वो माना जाता है कि वो ठोस अवस्था में है। और बाह्य कोर में जो है लिक्विड है, यानी कि तरल अवस्था है बाह्य कोर की। और आंतरिक कोर जो है वो ठोस अवस्था है। तो जो लोहे की बनी हुई है, धातु है, ऐसा माना जाता है। तो लोहे की संरचना में कथित तौर पर कुछ बदलाव दर्ज किए हैं वैज्ञानिकों ने। और इन परिवर्तनों से पता चलता है कि एक नई सीमा रेखा जो है पृथ्वी के केंद्र में लगभग 650 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी कि जो आंतरिक कोर है उसमें 650 किलोमीटर तक एक नई सीमा, एक नया परत जो है फैला हो सकता है, ऐसा अभी वैज्ञानिकों द्वारा माना गया। अगर इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि कौन कौन से जो क्षेत्र हैं या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरह की से है, तो देखते हैं एक चित्र में।
अगर इस चित्र में हम समझने का प्रयास करें तो ये पृथ्वी का एक क्षेत्र हमने बाहर निकाला और इसका एक टुकड़ा जो कि यहाँ से हमने बाहर की तरफ निकाला, और इसको समझते हैं कि ऊपरी जो परत है, ये वाली जो परत है, इसे भूपर्पटी कहा जाता है, यानी क्रस्ट कहा जाता है। फिर इसे मेंटल में बांटा जाता है, और मेंटल को भी दो भागों में, अपर मेंटल और मेंटल यानी इनर मेंटल के रूप में देखा जाता है। फिर इसके बाद जो आंतरिक भाग आता है उसे हम कोर कहते हैं, और कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो मेंटल को सामान्यतः एक परत के रूप में ही गिना जाता है, और जो कोर है उसको दो भागों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि बाह्य जो परत है कोर का, बाह्य जो हिस्सा है कोर का वो कैसे लिक्विड है, और इनर जो हिस्सा है वो ठोस अवस्था में है। यदि हम इसे एक जीआईएफ के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि पहले इनर कोर जो होगा, फिर उसके बाद जो आउटर कोर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म दिखाया गया है, और मेंटल जो है वो ऊपरी क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जैसे आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं इनर कोर, आउटर कोर, और यहाँ पे गुटेनबर्ग जो एक संरचना है, गुटेनबर्ग जो सीमा रेखा है उससे जो है किसके बीच, मेंटल और आउटर कोर के बीच में सीमा रेखा को गुटेनबर्ग सीमा कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो लेहमैन जो है वो इनर कोर और आउटर कोर के बीच की सीमा रेखा है। इसी तरीके से मोहरोविक जो सीमा रेखा है, जो कि सबसे ऊपरी सीमा रेखा है, यहाँ पर मोहरोविक जो सीमा रेखा है वो आपका किसके बीच में है, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो सीमा है उसे मोहरोविक सीमा कहते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों वीडियो के अपने अगले और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर, और इन कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपके उन डाउट्स को हम खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। वीडियो का अगला जो प्रश्न है हमारा है कि डस्ट लिंक 2 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया। ऑप्शन है ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका आंसर होगा उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान ने अभी संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक 2 का उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू किया है, और ये संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण इस अभ्यास का नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था, और डस्ट लिंक 2 पर्वतीय, ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर आतंकवादी रोधी जो अभियान चलाए जाते हैं उस पर केंद्रित ये अभियान है। और इसके साथ ही देखा जाए तो इसी प्रकार जनवरी 2021 में भारत ने फ्रांस की वायुसेना के साथ राजस्थान के जोधपुर में वायु स्टेशन पर एक संयुक्त अभ्यास किया था, जिसके साथ डेजर्ट नाइट 21 जिसको नाम दिया गया। ऐसे ही भारत ने अभी हाल ही में, भारत की जो वायुसेना है उसने संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा एयरफोर्स बेस पर डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग पहली बार लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो सैन्य अभ्यास है, संयुक्त अभ्यास हैं, अक्सर हमारी परीक्षाओं में बने रहते हैं, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 8 मार्च, 10 मार्च, 12 मार्च या 14 मार्च। तो इसका आंसर होगा 10 मार्च। तो प्रतिवर्ष 10 मार्च को CISF का यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो है वो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। किस मंत्रालय के तहत आता है CISF? गृह मंत्रालय के तहत आता है, और इसकी स्थापना 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। तो 1968 में CISF एक्ट लाया गया था, और उसके द्वारा 1969 में इसकी स्थापना की गई। इसका जो कार्य होता है वो अर्धसैनिक बल है, ये एक अर्धसैनिक बल है CISF, और इसका कार्य जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि जो हमारे सरकारी कारखाने हैं या सरकारी कार्यालय हैं उनकी सुरक्षा करना और उनको एक सुरक्षा प्रदान करना, उन उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, और यह देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं सरकारी उपकरणों की सुरक्षा के अलावा ये देश के आंतरिक सुरक्षा और विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, या मेट्रो, परमाणु संस्थान हैं, ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं आदि की भी सुरक्षा ये करता है। यहीं पर अगर एक बात को नोट करें हम तो CISF, CRPF, BSF, ITBP और SSB ये किसके अधीन आते हैं? केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आते हैं, और इससे पहले इन बलों को अर्धसैनिक बल माना जाता था। लेकिन मार्च 2011 के बाद इन बलों को कहा जाता है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। क्या कहा जाता है? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के नाम से इन्हें वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो भारत में अर्धसैनिक बल को किसी कानून के द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तो अर्धसैनिक बल का उपयोग जो है असम और
स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के लिए किया जाता है। यानी कि जो असम राइफल्स है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, इसका प्रशासनिक नियंत्रण तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जबकि इसका जो संचालन नियंत्रण है वो थल सेना के अधीन आता है। यानी थल सेना के निर्देशों पर ये काम करती है, लेकिन इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का नियुक्ति करना है या अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, वो गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है, असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर्स की। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के एक और 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने वार्षिक बजट को देशभक्ति बजट नाम दिया। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने अभी बजट पेश किया अपना 9 मार्च 2021 को अपना वित्तीय बजट पेश किया और इसको इसने देशभक्ति पर आधारित बजट कहा। तो इस बजट को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बजट को पेश किया और अभी भारत की स्वतंत्रता के 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया गया इसमें। और इसमें 12 मार्च 2021 से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होगा, जो कि 75 सप्ताह तक चलेगा। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने इस बजट में घोषणा की कि देशभक्त बजट के तहत सरकार ने दिल्ली में 500 स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराने और 45 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस झंडे को फहराने के लिए, झंडे को फहराने के लिए। देशभक्ति काल का आयोजन जो है वो शहर के स्कूलों में किया जाएगा, यानी कि देशभक्ति से प्रेरित जो कुछ नाटक या जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और बजट में ये भी कहा गया कि सरकार जो है वर्ष 2047 तक सिंगापुर के स्तर तक पहुंचने के लिए दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना चाह रही है। ठीक है, कब? 2047 तक। और सरकार देशभक्ति समारोह के दौरान भगत सिंह के जीवन पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए भी 10 करोड़ रुपए का आवंटन जो है दिल्ली सरकार कर रही है। वहीं दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर एक दृष्टि डालें तो ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत में। और दिल्ली में नॉमिनल जीडीपी का अनुपात देखें तो 2017-18 के लिए 6 लाख करोड़ के आसपास था और 14 में ये इसकी विकास दर जो है 9.2% थी। तो वहीं इसकी विकास दर जो है अभी 12% के आसपास तक पहुंची हुई है। तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है उत्तर भारत में सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र के रूप में भी सामने आया है। तो चलते हैं वीडियो के अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि श्रीमद् भगवत गीता मानस के 11 खंडों का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र तोमर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पीएम नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी 9 मार्च 2021 को श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर 21 विद्वानों की व्याख्याओं के साथ पांडुलिपि जो उन्होंने तैयार की है, पांडुलिपि यानी कोई भी जो पुराने तथ्य होते हैं या पुराने जो किताबें होती हैं उनको पांडुलिपि कहा जाता है, उसके 11 खंडों का विमोचन करेंगे। और ये पांडुलिपि धर्मार्थ ट्रस्ट, किस ट्रस्ट ने तैयार किया है? धर्मार्थ ट्रस्ट ने तैयार किया है और इसे असाधारण विविधता और भारतीय सुलेख यानी कि जो लिखने की एक जो कला शैली है, भारतीय कला शैली है, उसके साथ तैयार किया गया है। और ये पहली बार है कि श्रीमद् भगवत गीता की जो व्यापक और तुलनात्मक समझ के लिए कई भारतीय विद्वानों द्वारा टिप्पणियों के साथ एक साथ इसे लाया जा रहा है। इसके साथ ही देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र पांडुलिपि है, किताब है, पुस्तक है, ग्रंथ है और ये महाभारत ग्रंथ का एक हिस्सा है। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और ये जो टॉपिक है, ये जो मैं आपको अब जो बता रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है महाभारत। तो महाभारत में 18 पर्व हैं जिसमें से 10वां पर्व भीष्म पर्व कहलाता है और इसी पर्व से जो है भगवत गीता को लिया गया है। किससे? भीष्म पर्व से लिया गया है जो कि 10वां पर्व है। और टोटल जो है महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्व महाभारत के युद्ध के 18 दिनों को डिनोट करते हैं और हर एक पर्व में हर एक दिन की जो है घटना को लिखा गया है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि सुर्खियों में रहा मिशन शक्ति का संबंध किससे है? सुर्खियों में रहा मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण, बाल श्रम सुरक्षा, राष्ट्रीय शिशु गृह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण। तो दोस्तों ध्यान से सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करने से आपका क्या होगा, बहुत सारे कंसेप्ट जो मैं समझा रहा होता हूँ ओरली वो निकल जाता है और फिर क्वेश्चन जब उनसे बनते हैं तो आप फिर पीछे रह जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पीछे रहें। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े सभी योजनाओं पर
योजनाओं का इसमें विलय करके जो है मिशन शक्ति कर दिया है, जो कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए या बालिकाओं के सशक्तिकरण से जुड़े हुए जो भी योजनाएं जब भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, वन स्टेप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, ऐसे जो कुछ योजनाएं चलाई गई थी, उन सभी योजनाओं को विलय करके एक योजना बना दी गई है मिशन शक्ति योजना। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो कि जिसका संबंध किससे, महिला एवं सशक्तिकरण से है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले और अंतिम प्रश्न पर कि हाल ही में किस देश ने तख्ता पलट के कारण म्यांमार के साथ रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है। तो ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने जितने भी रक्षा सहयोग है उनको निलंबित कर दिया है, और इसके साथ ही म्यांमार की सैन्य सरकार को कोई भी मानवीय सहायता प्रदान करने से भी मना कर दिया है। वही ऑस्ट्रेलिया जो है क्या है, एक संप्रभु देश है। ऑस्ट्रेलिया पर अगर दृष्टि डालें तो ऑस्ट्रेलिया एक संप्रभु यानी कि सॉवरेन देश है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मुख्य भूमि आती है, उसके अलावा तस्मानिया द्वीप और अन्य छोटे छोटे द्वीप इसमें शामिल हैं। वहीं देखा जाए तो इसके पूर्व में तिमोर है, तिमोर सागर है, इंडोनेशिया है, न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनी है, सोलोमन आइलैंड है और न्यू कैलेडोनिया के द्वीप के साथ ही समुद्री सीमाएं साझा करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया का ये छठा सबसे बड़ा देश है। तो सातवां कौन सा है, अपना प्यारा भारत। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, स्कॉट जॉन मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन हम मानचित्र पर देखें तो यह कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा देश भारत, और इस के अगर हम दक्षिण पूर्व दिशा में चलेंगे तो आगे की तरफ बढ़ते हुए हम ये पाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया ये आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, और इसमें पापुआ न्यू गिनी है, इंडोनेशिया है, आराफूरा सागर है, तिमोर सागर है यहाँ, और ये सोलोमन सागर है, और इसके अलावा न्यू कैलेडोनिया भी यहाँ पर स्थित एक द्वीप है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड यहाँ पर इसके बिल्कुल दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्लियर है। तो इसी के साथ चलते हैं। तो इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि पहली बार गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, गुरुग्राम या पटना। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।